सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के शांति शिक्षा यानी कि आपके 8वें पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का ये पहला पार्ट है, तो आज हम पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर बहुविकल्पी प्रश्नों को आपने नहीं देखा है तो बहुविकल्पी प्रश्नों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवन में शांति की आवश्यकता का औचित्य स्थापन कीजिए। तो जीवन में शांति की आवश्यकता क्यों होती है और इसका क्या औचित्य है? तो देखिए, जीवन में शांति की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति में ऐसी अभिवृत्तियों, मूल्यों, कौशलों का विकास किया जाना चाहिए जिससे वे शांति के प्रति सजग हो। इसकी आवश्यकता को समझें, उसके अनुकूल आचरण करें और शांति की स्थापना में सहयोग दें। जैसे कि इतने सारे देश हैं दुनिया में दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है, लेकिन सभी देश उसका इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि सभी देशों को इस बात की चिंता है कि शांति रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गलती से भी अशांति हो जाएगी तो उससे केवल और केवल इससे विनाश ही हो। जैसे कि आप देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो इससे क्या किसी को बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि युद्ध से किसी को कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि हानि ही होती है। तो इसलिए अगर हमें शांति बना करके रखनी है तो हमें बच्चों को शुरू से ऐसे मूल्यों को, ऐसी आदतों को उनके अंदर डालना होगा जिससे वो शांति के प्रति सजग रहें और वो अपने आसपास शांति खोजें और हमेशा शांत वातावरण में ही रहें। क्वेश्चन नंबर 2 है, नैतिक शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो नैतिक शिक्षा के उद्देश्यों में पहला है व्यवहार में ईमानदारी और सच्चाई, दूसरा है औचित्य का विचार, तीसरा है दूसरों का ध्यान रखना और चौथा है बड़ों के प्रति आदर। इसका 5वां देखते हैं, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति। ये सब नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हमें ईमानदारी और सच्चाई के साथ रहना चाहिए और अपनी बातों को खोल करके रखना चाहिए और अपने आसपास दूसरों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, दूसरों की भी केयर करनी चाहिए और अपने बड़ों के प्रति सम्मान होना चाहिए हमारे अंदर। और जो दीन दुखी हैं उनके प्रति सहानुभूति भी होनी चाहिए और उनकी अगर हम किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं तो हम उन्हें मदद भी करें। जैसे हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग रहते हैं जो कि झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं। तो अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कपड़े या पुराने कपड़े जिनका हम नहीं यूज करते हैं, जो बिल्कुल नए जैसे हैं, या ऐसे चप्पलें, ऐसे जूते, तो उनको हम उन जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो उनके काम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए और ये सब नैतिक शिक्षा के अंतर्गत ही आती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नैतिक शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है? शांति शिक्षा के मूल्य हैं सामुदायिक शांति में विश्वास, मानव प्रतिष्ठा का सम्मान, आंतरिक शांति खोजना, अहिंसात्मक एवं तार्किक सोच, करुणाशीलता एवं किसी को हानि न पहुंचाना इत्यादि। इसके बाद चौथा प्रश्न है, मानव अधिकार का अर्थ बताइए। तो किसी भी मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। मानवाधिकार को मूलाधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार और नैसर्गिक आधार भी कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, साइबर बुलिंग से आप क्या समझते हैं? साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी बच्चे या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। इसका मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह उन्हें नकारात्मक बना देता है। तो साइबर बुलिंग में क्या होता है कि कोई किसी बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा उसको पीड़ित कर देना मोबाइल के माध्यम से, या आजकल तो ट्रोलिंग बहुत चलती है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इतना किसी को मानसिक रूप से परेशान कर दो कि वह एकदम बिल्कुल बस केवल वो पागल होने से बच जाए, बाकी और सारी चीजें उसके साथ हो जाए। हो सकता है कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि व्यक्ति पागल भी हो जाता है। तो जो साइबर बुलिंग है, इसको अच्छे से आप लोग देखिए, 2016 में भी पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी बच्चे को या किसी बड़े आदमी को या किसी भी व्यक्ति को अगर इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से कोई किसी को परेशान कर रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, तो इसे हम साइबर बुलिंग मानते हैं। जैसे कि कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत मोटा है, तो आसपास के जो बच्चे होते हैं, स्कूल में जो बच्चे होते हैं, उस बच्चे की
बुलिंग करते हैं, उसको कुछ भी बोलते हैं। तो सेम यही चीज मोबाइल के थ्रू अब होती है, और जो कि बहुत ही खतरनाक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, चरित्र का आशय स्पष्ट कीजिए। चरित्र व्यक्ति के जीवन उद्देश्यों, नैतिक मूल्यों एवं संकल्पों के कार्यान्वित करने के तरीकों को व्यक्त करता है। व्यक्ति के चरित्र में अच्छी आदतें, आदर्श, गुण, अभिवृत्तियों, योग्यताएं आदि शामिल रहती हैं, जो उसके व्यवहार द्वारा स्पष्ट होती हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसकी आदतों का गुण होता है, यानी कि उसकी आदतें किस प्रकार की हैं, किस प्रकार के आदर्शों पर, कौन उसके आइडियल हैं, किनको देख करके वो चलता है, कौन कौन से गुण है उस व्यक्ति के अंदर, ये सारी चीजें होती हैं, और ये सब मिलकर के ही किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर डिसाइड करती हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा। जैसे अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 है, जन संचार माध्यम का अर्थ बताइए। तो जन संचार का माध्यम यही होता है कि जिस भी डिवाइस की मदद से या यंत्र की मदद से हम आसपास की जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं, आसपास के लोगों को सुन पाते हैं, देख पाते हैं, तो यही होते हैं जनसंचार के माध्यम। और जनसंचार के माध्यमों में हम देश विदेश की सारी जानकारी इसमें मिल सकती है। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे लोकल एरिया में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, और हमारे आसपास के देशों में या पूरे विदेश में क्या हो रहा है, ठीक है, इन सब के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ये जो है देखिए, जन संचार के अंतर्गत सभी सूचना माध्यम अर्थात रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, समाचार पत्र और नियतकालीन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने आसपास की दुनिया के बारे में जान सकते हैं। तो देखिए, रेडियो का प्रयोग, दूरदर्शन का प्रयोग, समाचार पत्र का प्रयोग, इसके अलावा न्यूज चैनल के माध्यम से यानी कि टेलीविजन के माध्यम से, और आजकल अगर हम कहें तो मोबाइल के माध्यम से हमें सारी जानकारी अपने आसपास की दुनिया की मिल जाती है। तो ये सब जनसंचार के माध्यम के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर हम कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्थित प्रज्ञ क्या है। तो दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्योग नहीं होता है, और ना ही जो सुख की लालसा रखता है, तथा जिसके हृदय में क्रोध, मोह, भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता है, और जिसको कोई सुख की लालसा नहीं होती है। देखिए, ना ही सुख की कोई बहुत लालसा होती है, जिसके मन में किसी के प्रति ना कोई क्रोध होता है, ना मोह होता है, ना भय होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहिरंग योग कौन कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में देखिए पूछा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार योग के बहिरंग बाहरी साधन है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतरंग योग किसे कहते हैं। तो देखिए, धारणा, ध्यान और समाधि योग के आंतरिक साधन माने गए हैं। तो यहाँ पर आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये दिख रहे होंगे यहाँ पर 5, और ये जो 3 है ये बहिरंग है। ये पांचों ऑलरेडी क्लास में भी मैंने पढ़ाया है, और बहुविकल्पी प्रश्नों में भी ये आए हैं, ये सारी चीजें आई हैं, और यहाँ देखिए अतलग उत्तरी में भी। तो अंतरंग में धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुच्छेद 325 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 325 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है। इसी के अंतर्गत लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में प्रत्येक नागरिक भाग लेता है। यानी कि तरीके से कह सकते हैं कि सभी को देश का जो शासन चल रहा है, जो व्यवस्था चल रही है, उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, वोट देने का जो अधिकार है, ठीक है, वो हमें मिला हुआ है। इसी के अंतर्गत जो लोकसभा चुनाव होते हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जो विधानसभा चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, इसमें हम वोट दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्रीकरण विधि क्या है। केंद्रीकरण विधि में मन को एकाग्र और केंद्रित करना पड़ता है, जिससे मन की चंचलता दूर हो जाए। विवेकानंद कहते हैं कि मुझे फिर से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी तो मैं तथ्यों का अध्ययन ना करूं। ठीक है, एक तरीके से अपने ध्यान को केंद्रित करना होता है, अपने ध्यान को कंसंट्रेट करना होता है किसी एक विषय वस्तु पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रभावी शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में कौन कौन से व्यक्तिगत कौशल विकसित किया जाना चाहिए। तो शांति के लिए व्यक्ति में कुछ विशिष्ट कौशल होने चाहिए, इन्हें शांति कौशल कहा जा सकता है। शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में अग्र कौशल विकसित किए जाने चाहिए, जैसे
संचार का कौशल, समस्या समाधान का कौशल, मध्यस्थता करने का कौशल, तदनुभूति, समूह कार्य एवं सहयोग, वकालत, आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाने का कौशल, तनाव प्रबंधन का कौशल आदि। ये सब बच्चों के अंदर होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। चरित्र का निर्माण करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख करिए। तो पहला है परिवार के सदस्यों का आचरण, यानी कि जिस तरीके की हमारी फैमिली होगी, हमारे माता पिता, हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं, वो सब जिस तरीके के होंगे, जो फैमिली मेंबर्स होंगे, उनका जो आचरण होगा, उनका जो व्यक्तित्व होगा, उनका आचरण हमारे ऊपर जरूर प्रभाव डालेगा। टेलीविजन, रेडियो आदि के कार्यक्रमों पर चर्चा, इससे भी चरित्र निर्माण होता है। पुरस्कार और दंड से भी बच्चों का चरित्र बनता है। अच्छा काम करने पर आप पुरस्कार दोगे, खराब काम करने पर बच्चों को दंड भी दोगे, तो इससे भी बच्चों का चरित्र बनेगा। विद्यालय का सहयोग, विद्यालय के सहयोग से भी बच्चों का चरित्र अच्छा बनता है, क्योंकि जो बच्चे का समाजीकरण होता है मुख्य रूप से जब वो स्कूल आना शुरू करता है तभी होता है। स्कूल आने से बच्चा सहयोग की भावना सीखता है, टीम समूह में कैसे काम करते हैं ये सीखता है। तो ये सारे गुण जो है बच्चे को वो स्कूल में सीखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे जो कैरेक्टर की चीजें हैं वो स्कूल से ही सीखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एसडीजी का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्य, इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो शांति शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो व्यक्ति की शांति से सहज प्रवृत्ति को विकसित कर बाहर की ओर प्रकट करे। इसका तात्पर्य यह है कि शांति से संबंधित व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों और शक्तियों को उसके कार्य, व्यवहार या आचरण में लाना। जो हमारे अंदर शांति की प्रवृत्तियां हैं वो हमारे कार्य में, व्यवहार में झलके, यही है शांति शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ बताइए। तो देखिए, व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्टता की दृष्टि से G.W. आल्पोर्ट द्वारा दी गई परिभाषा को विस्तृत एवं महत्वपूर्ण माना गया है। और ऑलरेडी बहुविकल्पी प्रश्नों में भी ये प्रश्न आया था कि जो व्यक्तित्व की परिभाषा है वो किसकी परिभाषा सर्वमान्य है। तो जो आल्पोर्ट ने परिभाषा दी है, ये जो परिभाषा है ये सभी लोगों ने माना है। तो ये परिभाषा क्या है, देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक साइकोफिजिकल गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन का स्वरूप निर्धारित करता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, शिक्षक द्वारा कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जाती हैं ताकि जो बच्चों के अवांछित, जैसे कोई बच्चा चोरी करता है, कोई बच्चा स्कूल में लेट से आता है, कोई बच्चा बच्चों के साथ झगड़ा करता है, तो ऐसे बच्चों को हम कैसे सुधारेंगे, कौन कौन सी रणनीति अपनाएंगे कक्षा में। कक्षा का प्रबंधन, कक्षा नियमों की स्पष्टता और उनका पालन, नियमों का संशोधन, कक्षा समुदाय का सदस्य, कक्षा परिस्थिति पर कुछ नियंत्रण, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, शिक्षण एवं शिक्षणेतर कार्यक्रम, अभिभावक का सहयोग और पुरस्कार। तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, इसका मतलब क्या है ये आपको नहीं समझ में आया होगा। तो हमारी कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं, 30 के 30 बच्चे सेम तो नहीं होंगे, तो हमें हर बच्चे के अनुसार सोचना है और हर बच्चे का ख्याल रखना है, हर बच्चे के मनोरंजन का ख्याल रखना है कि कोई भी बच्चा हमारी कक्षा में बोर ना हो। एक एक बच्चे तक हमें पहुंचना है। तो इस तरीके से जो कक्षा में जो बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ना चाहते वो भी पढ़ेंगे। हम कैसे कहानियों का प्रयोग करके, कैसे उदाहरणों का प्रयोग करके, नाटक का प्रयोग करके कक्षा में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जो बच्चे थोड़ा कम भी पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे वो भी पढ़ना चाहेंगे आपकी कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यक्तित्व के प्रमुख 5 गुण कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है खुलापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैतन्यता, फिर बहिर्मुखता, फिर सहमति जन्यता और ये स्नायु विकृति। ये पांचों आपको याद होने चाहिए, व्यक्तित्व के 5 गुण, क्योंकि ये बार बार देखिए लगातार 17 में भी पूछा है, 18 में भी पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा है और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा है। और मैं बार बार आपको बताती हूँ, मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ और ये जो प्रश्न है 2017 में मैंने बीटीसी का पेपर दिया था 4th सेमेस्टर का, तो उसमें ये प्रश्न आया था और ये बहुविकल्पी में भी आया है।
तो इसलिए मुझे याद था दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने बता दिया। तो ये जो पांचों गुण हैं इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। व्यक्तित्व के खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमति जन्यता और स्नायु विकृति। इसमें सामाजिकता नहीं आएगा व्यक्तित्व के गुण में, 5 प्रमुख गुण में। तो सामाजिकता पर कभी आप सही का निशान मत लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है? कोई राष्ट्रीय एकता जो है इसमें का मतलब क्या है? हम अपने देश के प्रति ईमानदार रहें और देशवासियों के प्रति ईमानदार रहें, देश के प्रति प्रेम हो हमारे अंदर और सभी लोग भाईचारे से रहें, किसी भी धर्म के, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ठीक है, अब देखिए एकता के मार्ग में जो आने वाली बाधाएं उनमें कौन कौन सी? पहला है जातिवाद। देखिए देश में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि का प्रभाव होना। दूसरा है देश की भौगोलिक विविधता और असमान सामाजिक आर्थिक विकास। फिर है सभी का एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुविधा न मिल पाना। सभी को एक समान गुणवत्ता और शिक्षा की सुविधा कहाँ मिल पा रही है, आप लोग भी देख ही रहे हो। फिर है प्रौढ़ शिक्षा की समस्या, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, यह समान विकास को प्रभावित करता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत, राजनीतिक एवं आर्थिक महत्वाकांक्षा, कतिपय विशिष्ट समूहों, नक्सलवादी एवं आतंकवादी गतिविधियां, देश को कमजोर रखने की इच्छा रखने वाले विरोधियों के कायाकल्प, ये सब आते हैं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बांधा होने वाले तत्व। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, अष्टांग योग से क्या तात्पर्य है, यहाँ पर पूछा है। तो अष्टांग योग देखिए, तो अष्टांग योग, यहाँ पर अष्टांग योग से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। देखिए योग सूत्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन्हें अष्टांग योग कहते हैं और ये भी आपको याद होने चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और लास्ट में आती है समाधि। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जो अभी भी समाधि लेते हैं। ठीक है, तो ये सब अष्टांग योग के अंतर्गत आता है और इसमें से जो 5 नियम है ये बहिरंग है। ऑलरेडी अभी आपने देखा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और बाहरी साधन है ये, यानी कि बहिरंग है। और यहाँ पर देखिए जो धारणा, ध्यान और समाधि है ये योग के अंतरंग साधन है, आंतरिक साधन माने गए हैं। ठीक है, इन योगांगों के अनुष्ठान में काम, क्रोध, भय, लोभ, अविद्या आदि भावों का नाश हो जाता है तथा व्यक्ति के अंतर मन को शांति प्राप्त होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंसा के कौन कौन से प्रकार है? तो देखिए हिंसा जो है वो निम्न प्रकार की होती है: मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ढांचागत हिंसा, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता, ये सभी हिंसा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है? तो सामान्य रूप से कह सकते हैं कि मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों और समूहों, सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं? तो योग सूत्र में बताए गए योग के 8 अंग वही अष्टांग योग या 8 अंग, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान, समाधि। ये जो प्रश्न है अष्टांग योग 8 अंग, ये आपको याद होने चाहिए। बार बार ये प्रश्न आएगा एग्जाम में, आप देख ही सकते हो। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको व्यक्तित्व के 5 गुण बताए हैं उनको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ? तो 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। क्वेश्चन नंबर 26 है, मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए मीडिया के अंतर्गत संचार के ऐसे माध्यम हैं जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों अथवा विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स तथा इंटरनेट आदि संचार माध्यमों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद्यालय पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य, व्यवहार या आचरण में लाना है।
जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो शांति के प्रमुख घटकों में अहिंसा, सत्याचरण, सहनशीलता, समानता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण इत्यादि घटक है। ठीक है, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, अहिंसात्मक समाज की विशेषता लिखिए। तो अहिंसा मूलक समाज की विशेषता बताइए। तो अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उसके सदस्यों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन से स्पष्ट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। अहिंसा मूलक समाज की सोच अच्छी बात है, लेकिन इतना आसान दोस्तों नहीं है, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि हम अपने आसपास सब जगह शांति हो और सभी लोग प्रेम और सहानुभूति के साथ रहे, हिंसा और उपद्रव का अभाव हो, एक दूसरे की बातों को लोग सुने और जिसकी गलती हो सामने वाला उसको क्षमा करने की भी उसके अंदर उसका दिल इतना बड़ा हो कि वो क्षमा कर पाए, तभी हम अहिंसा मूलक समाज की स्थापना कर पाएंगे। लेकिन आज का जो समाज है इसमें इस सारी चीजें इतनी आसान नहीं रह गई हैं कि थोड़ी थोड़ी बातों पर ही लोग एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा देते हैं, सड़क पर आप देख ही सकते हो। तो कहीं ना कहीं इतना इजी नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं, हम अपने आप को तो अच्छा कर सकते हैं, हम भले ही समाज को नहीं चेंज कर सकते। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था जो अवस्था है वो होती है और इसे बहुत ही संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहा गया है। तो देखिए ऐसा क्यों कहा गया, 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास अधिकतम होते हैं। फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय के कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधक होते हैं। इससे किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने आज पार्ट 1 कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको 4th सेमेस्टर के 8 विषयों का नोट्स चाहिए हाथों से लिखा हुआ, तो नोट्स के लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अपने कॉलेज फ्रेंड्स को कॉलेज ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछिएगा। 8 के 8 विषयों के क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।